मैं आज आपको शिक्षा कौशल के अंतर्गत पढ़ाऊंगी बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा से पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ा चुके हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में कुछ ऐसी कमियां दिखाई देने लगी थी जिसके कारण उसका धीरे धीरे पतन हो गया और उसके स्थान पर बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात हुआ। प्राय इस शिक्षा प्रणाली का जो समय है वो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। 1200 ईस्वी तक। जैसे वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली का अपना उद्देश्य था, अपना बहुत सारे उद्देश्य थे उसके, वैसे ही बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के भी अपने बहुत सारे उद्देश्य थे। परंतु जो उसका प्रमुख उद्देश्य था वो था निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि वैदिककालीन शिक्षा में जो मोक्ष की प्राप्ति बताया गया था उद्देश्य, वही बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में उसी मोक्ष को निर्वाण का नाम दे दिया गया। किसकी प्राप्ति था? निर्वाण की प्राप्ति। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निर्वाण की प्राप्ति किस शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य था? तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य था। जैसे वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ कुछ संस्कारों से होता था, वैसे ही बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ भी कुछ संस्कारों से होता था। तो हम पढ़ेंगे संस्कार। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो पहला संस्कार था उसका नाम था प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना, बाहर ले जाना। ये जो संस्कार है प्राय 8 वर्ष की अवधि में होता था। 8 वर्ष की अवधि में प्रवज्जा संस्कार की तुलना वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के उपनयन संस्कार से की जाती है, क्योंकि जो उपनयन संस्कार था वो सिर्फ 3 ही वर्णों के लिए था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऐसे ही ये जो प्रवज्जा संस्कार था वो सभी के लिए था, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए ये संस्कार नहीं कराया जाता था और उनका संस्कार ये नहीं होता था। जैसे शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, विकलांग बच्चे, दंडित, या सैनिक और राज्य कर्मचारी, इनके बच्चों का जो संस्कार वह नहीं होता था। साथ ही जब ये संस्कार कराया जाता था तो जब छात्र को मठों और बिहारों में ले जाया जाता था भिक्षु के पास, क्योंकि बौद्धिककालीन जो शिक्षा है वो मठ और बिहारों में दी जाती थी, तो बच्चे को जब मठ और बिहारों में शिक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए ले जाया जाता था तो गुरु सबसे पहले क्या करता था? छात्र को 3 शपथ लेने के लिए कहता था, जिसको जाना जाता है शरण त्रय के नाम से। शरण त्रय, ये जो 3 शपथ थी उनका नाम था बुद्धम शरणम गच्छम, बुद्धम शरणम गच्छामि, और दूसरा था संघम शरणम गच्छामि, और तीसरी जो शपथ थी वो थी धम्मम शरणम गच्छामि। जब छात्र इन तीनों शपथ को ले लेता था उसके बाद गुरु छात्र को 10 उपदेश देते थे। कितने उपदेश देते थे? 10 उपदेश देते थे, जिसे 10 शिक्षा पदान के नाम से जाना जाता है।
10 शिक्षा पदाने। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 10 शिक्षा पदानी का संबंध किस संस्कार से है। तो 10 शिक्षा पदानी का जो संबंध है वो किससे है, आपके प्रवज्जा संस्कार से है। 10 शिक्षा पदानी यानी कि 10 उपदेश जो गुरु के द्वारा दिए जाते थे, जैसे चोरी मत करना, सत्य बोलना, जो वस्तुएं हैं उनका गलत एकत्रित मत करना, और हमेशा सत्य बोलना, अपने पर संयम रखना, चरित्र का निर्माण करना, ये सारे 10 उपदेश दिए जाते थे। जब बच्चे को 10 उपदेश, ये इसके 3 शपथ छात्र ले लेता था, साथ ही गुरु के द्वारा 10 उपदेश दे दिए जाते थे, उसके बाद छात्र को कहा जाता था श्रमण या सामनेर। क्या कहा जाता था छात्र को? श्रमण या सामनेर। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बच्चे का प्रवज्जा संस्कार के पश्चात क्या कहा जाता था या किसकी संज्ञा दी जाती थी? तो उसको श्रमण या सामनेर की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रवज्जा संस्कार हो जाता था। फिर छात्र क्या करता था? छात्र मठों और विहारों में रह करके अपनी शिक्षा को पूरा करता था। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात सभी के लिए 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होता था। उसके बाद जब छात्र 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर लेता था, तब छात्र का जो संस्कार होता था उसे कहा जाता है उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा समाप्ति पर छात्र को कौन सा संस्कार कराया जाता था, कौन सा संस्कार होता था? तो वो था उपसंपदा संस्कार। ये कब होता था? जब छात्र 12 वर्ष की शिक्षा को समाप्त कर लेता था। 12 वर्ष की शिक्षा की समाप्ति पर। बारह वर्ष की शिक्षा की समाप्ति पर जो संस्कार होता था उसको कहा जाता है उपसंपदा संस्कार। इसके बाद उपसंपदा संस्कार के बाद यदि छात्र चाहे तो वह मठ और विहारों में रह करके भिक्षु का भी कार्य कर सकता है, यानी कि पढ़ाने का भी कार्य कर सकता था। नहीं तो यदि वह नहीं चाहता है तो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता था। अब हम बात करें वैदिककालीन जो शिक्षा थी उसमें भाषा कौन सी थी? तो वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। जबकि वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में भाषा का माध्यम क्या था? संस्कृत। जबकि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो भाषा थी वो कौन सी थी? पाली भाषा थी। जो पाली भाषा थी वो समस्त जन समुदाय की भाषा थी। ठीक है, यही वजह थी कि वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली का जो माध्यम था वो संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत जो भाषा थी वह जनमानस की भाषा नहीं थी, जिसके कारण उसकी उपेक्षा की गई थी वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली की। जबकि जो पाली भाषा थी वह जनमानस की भाषा थी, जिसके कारण इसकी उपेक्षा नहीं की गई। वैदिककालीन जो बौद्धकालीन शिक्षा है वो मठ और विहारों में ही दी जाती थी। संस्थान उनको किस नाम से जाना जाता था? मठ और विहार। जब बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली प्रचलन में थी तब संस्थागत शिक्षा का प्रारंभ हो गया था, यानी कि संस्थागत शिक्षा का जो प्रचलन है वो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की ही देन है। तो यहाँ पर कई सारे संस्थान है, विश्वविद्यालय हैं जो स्थापित हो चुके थे, जो कि शिक्षा देने का कार्य करते थे। जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो मठ और विहार थे, शिक्षा देने वाली जो संस्थाएं थी उनमें थी तक्षशिला। जो वैदिककालीन शिक्षा में भी ये शिक्षा संस्थान था तक्षशिला, जो कहाँ पर हमने बताया था? रावलपिंडी, पाकिस्तान। रावलपिंडी पाकिस्तान में है, जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। दूसरा था आपका नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो पटना
बिहार में स्थित है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है या नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय पटना बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जो सम्राट अशोक थे, कौन? सम्राट अशोक ने प्रथम बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने प्रथम बौद्ध विहार का निर्माण यहाँ पर करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला था आपका वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय ये भी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का प्रमुख केंद्र रहा है। ये है काठियावाड़, गुजरात। काठियावाड़ गुजरात में है ये। नेक्स्ट विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये मगध में है। कभी कभी इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसका निर्माण किसने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। और ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि एक पहाड़ी, सुंदर पहाड़ी पर स्थित है। तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसका निर्माण राजा धर्मपाल ने करवाया था। राजा धर्मपाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। निर्माण राजा धर्मपाल ने करवाया था। और ये जो विश्वविद्यालय है वो एक सुंदर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, सुंदर पहाड़ी पर स्थित है ये विश्वविद्यालय। नेक्स्ट नदिया विश्वविद्यालय। ये एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि जो नदिया विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो नदिया विश्वविद्यालय जो है वो पूर्वी बंगाल में स्थित है। पूर्वी बंगाल में स्थित है। और 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन का जब शासनकाल था तब यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, 11वीं शताब्दी में जो नदिया विश्वविद्यालय है वो राजा लक्ष्मण सेन के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। तो ये सारे शिक्षा संस्थान थे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के। अब हम बात करें कि जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसमें जो शिक्षा के स्तर थे, शिक्षा के जो स्तर थे वो प्रायः 2 थे। एक था आपका प्राथमिक स्तर और दूसरा था उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर जो था यानी कि प्राथमिक शिक्षा थी, यहाँ पर बच्चे को लिखना, पढ़ना और गणना करना सिखाया जाता था। लिखना, पढ़ना और गणना करना सिखाया जाता था। एक बाल पोथी थी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जिसे सिद्धि रस्तु बाल पोथी के नाम से जाना जाता था, जिसमें छात्र को लिखना, पढ़ना और गणना कराना सिखाया जाता था। जबकि जो उच्च स्तर था यहाँ पर धर्म, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, आदि की शिक्षा दी जाती थी। जैसा हम पहले
वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में हमने बताया था कि जो वैदिककालीन शिक्षा है उसमें सैनिक शिक्षा की व्यवस्था थी छात्रों को देने के लिए। लेकिन जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी यहाँ पर छात्रों को सैनिक शिक्षा तो दी जाती थी परंतु बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, साथ ही उनके प्रशिक्षण का विरोध भी किया जाता था। तो ये यहाँ सब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वैदिककालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर था। तो वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में छात्रों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी, उनके लिए उचित व्यवस्थाएं भी थी, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में उनके लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं थी। अब हम बात करें कि जो बौद्धकालीन शिक्षा है वह कैसी थी, संस्थागत थी, व्यक्तिगत थी या मौखिक थी। तो ये जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली है वो वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली की तरह ही क्या थी, मौखिक थी। परंतु वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत थी, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत से निकल करके कैसी बन गई थी, संस्थागत या समुदाय प्रधान शिक्षा बन गई थी या संस्था प्रधान शिक्षा बन गई थी। ये समुदाय प्रधान शिक्षा हो गई थी। इसका प्रचलन जो है समुदाय प्रधान शिक्षा का वो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली से ही माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारी बौद्धकालीन जो शिक्षा है वो समाप्त हुई। अब हम ये जानेंगे कि वैदिककालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा दोनों में अंतर क्या था। वैदिककालीन शिक्षा का भी अपना एक उद्देश्य था और बौद्धकालीन शिक्षा का भी अपना एक अलग उद्देश्य था, लेकिन दोनों शिक्षा प्रणालियों में कुछ समानताएं थी। जैसे वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ भी कुछ संस्कारों से होता था, वैसे ही बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ भी कुछ संस्कारों से होता था। वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली के अपने कुछ प्रमुख केंद्र होते थे, वैसे ही इसके भी अपने कुछ प्रमुख केंद्र होते थे। अब दोनों में अंतर क्या था, दोनों में अंतर ये था कि वैदिककालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें स्त्री शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में पहले तो स्त्री शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, परंतु बाद में जब मठों और विहारों में स्त्रियों को प्रवेश दिया जाने लगा तो मठों और विहारों का जो वातावरण था वो धीरे धीरे दूषित होने लगा, जिसके कारण बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का धीरे धीरे पतन प्रारंभ होने लगा था। तो यही कारण थे जो कि वैदिक और बौद्धकालीन शिक्षा दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।